आपकी बात लाइव के ख़ास कार्यक्रम तारीख़ पे तारीख़ में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। देश में पिछले कुछ अरसे से कोई न कोई घटना ऐसी घटित हो रही है जिससे खौफ, डर, अशांति और नफ़रत का माहौल बना हुआ है। संभल की ताज़ा घटना इसी सिलसिले की कड़ी मालूम होता है। ये घटना जिस तरह से घटित हुई है उससे लगता है कि देश में कानून का राज कमज़ोर हो रहा है, या फिर जिस तरह से अदालतें अपने फैसले सुना रही हैं बग़ैर दूसरे पक्ष को सुने हुए, उससे अदलिया पर से, कानून व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा उठने की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। इसी विषय पर आज हमने बात की है मशहूर एडवोकेट फ़िरोज़ ख़ान ग़ाज़ी से, जो सेक्रेटरी जनरल हैं सामला यानी साउथ एशियन माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन के, और एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद साहब से, जो एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं संभल की घटना के उन तमाम लीगल पहलुओं को जिनसे मदद मिल सकती है वहाँ के आवाम को, और शांति बहाल हो सकती है संभल में। फ़िरोज़ ख़ान ग़ाज़ी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल है। मेरा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि मुल्क में दो कानून मौजूद हैं, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और दूसरा लिमिटेशन एक्ट है। इसकी मौजूदगी में संभल के जामा मस्जिद, जो 500 साल से ज़्यादा पुरानी है, एक आनन फानन में उसमें फ़ैसला लिया जाता है। सिर्फ 3 घंटे के अंदर मुकदमा भी दायर हो जाता है, फैसला भी हो जाता है, सर्वे कमीशन भी नियुक्त हो जाता है। तो क्या ये लीगल जो प्रक्रिया है वो उसके मुताबिक है, या इसमें किसी तरह की आपको साजिश की बू आती है? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि इस पूरे प्रक्रिया में क्या कोई लीगल एंगल है, तो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और साफ तौर पे ये बात कह रहा हूँ कि कोई इल्लीगल नहीं, ये तमाम के तमाम इल्लीगल और अनलॉफुल प्रक्रिया है। वजह ये कि ऑलरेडी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 ऑपरेशन में है। इसके मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि इस एक्ट को चैलेंज किया गया है, लेकिन उस पर कोई स्टे नहीं है। फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोअर जुडिशियरी में बैठा हुआ एक जुडिशियल ऑफिसर बगैर किसी दूसरे पार्टी को या कंसर्न पार्टी को नोटिस दिए हुए एक तरफा ऐसा आर्डर पास कर देना जिससे कि अमनो अमान का खतरा होने का 100% चांस हो, वो एक मिस्चीवियस आर्डर तो हो सकता है, लॉफुल आर्डर नहीं हो सकता है। और जुडिशियल ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि किसी भी ऐसे मसले को जो कि इंडिविजुअल नहीं है बल्कि पब्लिक से रिलेटेड है, ऐसे मसले पे कोई भी आर्डर पास करते हुए ज़रा सोचना चाहिए और दूसरी पार्टी को ज़रूर मौका देना चाहिए, जिसको कहते हैं कि क्या नेचुरल जस्टिस को एबाइट किया गया है, क्या
लोअर जुडिशियरी जिससे कि सीपीसी और क्रिमिनल में सीआरपीसी से गवर्न होती है प्रोसीजर में, क्या उसको फॉलो किया गया है? नो डाउट लोअर जुडिशियरी में जज को, सब जज को, मजिस्ट्रेट को कहीं कहीं डिस्क्रिशन इस्तेमाल करने का पावर है, लेकिन वो डिस्क्रिशन एक एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन नहीं होता है बल्कि जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है। जुडिशियल डिस्क्रिशन का मतलब ये होता है कि जो लोअर जुडिशियरी ऑर्डर पास कर रही है तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर लॉजिक, जस्टिफिकेशन सीपीसी या और जो अप्लीकेबल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको सामने रखकर अगर इस मसले पर कोई विचार करे तो सिंपल ये है कि ये ऑर्डर जो है वो एक जुडिशियल ऑर्डर, इसको कहना जो है अपने आप में सही नहीं है। लाजमी नहीं है कि हर जज या हर पुलिस ऑफिसर जो बैठा है वो बायस न हो, पार्टीशन पहलू उसके नज़रिए में न हो। आज यही देखने में आ रहा है कि चूंकि पॉलिटिकल पैट्रोनेज उनको मिल रहा है, इसलिए चाहे वह एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, इसमें ऐसे लोग इंटर कर गए हैं जो कि कम्युनल अप्रोच रखते हैं। उनका जजमेंट या उनका ऑर्डर या किसी भी मसले पर उनका राय विवादत पूर्ण होता है, इसलिए इस ऑर्डर को कभी भी जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। मामले में जो अदालत में कार्रवाई की जाए, कानूनी पैरवी की जाए, उसके बाद जो मसले का हल होगा या जो है प्रदर्शन करके हल होगा? देखिए, एक बहुत बड़ा मसला है जज्बाती तौर पे, क्यों मस्जिद में मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है कि कोई जूते पहन के चले जाए, हुरमती करे और बेहुरमती करे और उसके जो उसका जो पाकीज़गी है उसको पामाल करे। तो जज्बाती तौर पे हो सकता है कि लोगों ने ऐसे जज्बात में आके गलती की हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कत्ल कर देंगे। एक पूरी मैकेनिज़्म है, पूरा एक सिस्टम है जिसके ज़रिए कहा गया है कि अगर कोई भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा आईनी हक़ है, हमारा संवैधानिक हक़ है, तो अगर प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ तक तो अलाउ करेंगे, और अगर कंट्रोल में नहीं आते हैं तो पहले हम गैस छोड़ेंगे उनके ऊपर, हम शेल्स मारेंगे, हम हवाई फायरिंग करेंगे, ना कि सीधी गोलियाँ मारेंगे। सीधी गोलियां जब मारते हैं तो हम अख्तियार से बाहर चले जाते हैं, और कानून में लिखा हुआ है कि अख्तियार के बाहर किया गया किसी भी ऑफिसर का काम, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। और अगर हम ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में तैयार हो जाएं, कोई भी ऑफिसर अख्तियार से बाहर जाके ताकत का इस्तेमाल करेगा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो सर, जिन पुलिस वालों ने गोली चलाई क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की प्लानिंग है, तैयारी है? देखिए, ऐसा है कि एक विक्टिम बहुत कमज़ोर होता है, और अब तक जब मुजफ्फरनगर केस में नहीं हो पाया, जो 20 दिसंबर 2020 का जो कुछ वायलेंस हुई उनके ख़िलाफ़ नहीं हो पाया, योगी साहब ने अपने मुकदमे अपने ख़िलाफ़ खुद वापस कर लिए, जो कि वो बरसों से वायलेंस कर रहे थे। ऐसे में इस बात का ऐलान या करना तो ठीक नहीं है, लेकिन ये कोशिश करना चाहिए, जो लोग ज़िम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, और जो लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ द लैंड के लिए काम कर रहे हैं, उनको मुकदमे करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है कि कोर्ट ने 19 नवंबर को सर्वे का ऑर्डर दिया,
उसी दिन सर्वे कमिश्नर भी अपॉइंट हो गया, उसी दिन सर्वे भी हो गया और उस वक्त कोई भी मिस हैपनिंग नहीं हुई। लेकिन फिर दोबारा से सर्वे करने की वजह क्या थी? क्या उसके लिए अलग से ऑर्डर लेने की ज़रूरत थी? अगर थी तो ऑर्डर क्यों नहीं लिया गया? कि इस बारे में भी कुछ बताइए। और ये कहा जा रहा है कि सर्वे टीम के साथ कुछ लोग नारे लगाते हुए आए, तो क्या ये इसलिए दूसरा सर्वे कंडक्ट किया गया और पूरा सीन क्रिएट किया गया कि इस दौरान वहाँ कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है? जी, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। एक तो बात ये कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो सेकेंड टर्म दूसरी बार जो सर्वे करने गए हैं वो गलत है, तो ये तो अपने आप में गलत है ही है, लेकिन ये ऑर्डर भी अपने आप में गलत है। एक तो बात ये कि आनन फानन 2.5 से 3 घंटे के अंदर जो है ऑर्डर पास कर देना, प्लस जो जिनको उन्होंने अपॉइंट किया है कमिश्नर, उनका विजिट करना उस जगह पे, और चलिए उस रोज उन्होंने अपने हिसाब से पूरा इंक्वायरी करके अपना रिपोर्ट बना के वहां चले गए थे। अब दूसरे रोज उनको क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर कोई जरूरत पड़ गई थी तो उनको कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी थी कि उस एप्लीकेशन में इनको दिखाना था कि क्या वजह है कि आपका पहली बार जब आप गए थे सर्वे करने के लिए तो सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरी बार आपको सर्वे करने की जरूरत क्या पड़ गई। फिर उसमें कोर्ट जो है एक टाइम देता है। किसी भी मसले में जब भी कोर्ट जो है लोकल कमिश्नर अपॉइंट करता है तो लोकल कमिश्नर का टाइम, रेफरेंस, क्या उसको रिपोर्ट देना है, ये सब चीजें वाज़ेह होती हैं। एक बार अगर डेट दिया गया है, उस डेट पे अगर सर्वे नहीं हुआ या लोकल कमिश्नर जो है रिपोर्ट नहीं बना पाया और उसको और टाइम चाहिए होता है, फिर उसको अगर प्लेस पर विजिट करना है तो फिर उसको कोर्ट से इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। बहरहाल, जब एक चीज का बेसिस ही, फाउंडेशन ही गलत है, तो ये कि पहली मर्तबा विजिट किया, दूसरी मर्तबा विजिट किया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पहले विजिट में वो जिस मकसद से वहां पर विजिट करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मैनिपुलेट किया गया था, वो उनका इच्छा पूरा नहीं हो पाया था। इसीलिए जब दूसरी बार सुबह 9:30 या 10 बजे जब वहां गए हैं और कुछ लोकल ऐसे लोगों को लेकर गए हैं जो कि प्रोवोकेटिव नारा लगाते हुए गए हैं, तो उससे तो क्लियर हो जा रहा है कि ये इनको जुडिशियल प्रोसेस पे बिलीव नहीं है, बल्कि इस किस्म का ऑर्डर फ्रॉडुलेंट वे में ऑब्टेन करके वहां पे लोगों को प्रवोक करना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना है। क्योंकि उनको मालूम है कि जब पुलिस आएगी तो वह एक तरफा कार्रवाई करेगी और कुछ तो मुसलमान घायल होंगे, कुछ शहीद होंगे और बाकी जो बचेंगे नौजवान, उनको क्रिमिनल केसेस में फंसाकर उनका करियर चौपट किया जाएगा। तो ये बाकायदा प्लानिंग के तहत से बगैर एडमिनिस्ट्रेशन के मिली भगत के ऐसे सिचुएशन को पनपना और बनना आसान काम नहीं है। अगर सरकार चाहे तो किसी चीज को शुरू में ही रोक सकती है, लेकिन हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार को जो इम्पार्शियल वे में काम करना चाहिए वो ज़मीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि वहाँ पर कीमती जानें ज़ाय हो रही हैं और हुई हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार तमाम वे लोग हैं जो कि इस प्रक्रिया को होने दे रहे हैं। मेरा आपसे ये भी सवाल है कि वहाँ अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 5 लोग शहीद हो चुके हैं और पुलिस ने ये कहा है कि वो पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं, जबकि तमाम वीडियो मौजूद है जिसमें पुलिस सीधे सीधे गोली चला रही है, बल्कि एक इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि गोली मारो, चलाओ। तो सवाल ये है कि क्या पुलिस के पास कोई गैरकानूनी हथियार भी थे या कुछ और लोगों के पास गैरकानूनी हथियार थे जो एहतजाज कर रहे लोगों को उन्होंने गोली से मार दिया। जो वीडियो
सर्कुलेट है और सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं उससे क्लियर जाहिर हो रहा है कि दूसरी रोज़ जो ये वहाँ पर विज़िट किए हैं ये प्लान के तहत विज़िट किए हैं, और जब प्लान के तहत विज़िट किए हैं तो इस बात का पूरा संभावना है कि हथियार इल्लीगल हथियार लेकर गए हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि कोई एसाल्ट करती हुई नारा लगाती हुई भीड़ आ रही है और उस भीड़ को काबू करने के लिए गोली चलाया जा रहा है, बल्कि वो क्लियर नज़र आ रहा है कि गलियों में ये खुद पुलिस वाले जो है वो भी ऊपर बाकायदा, जैसे कि छत पे गोली मार रहे हों, बालकोनी में गोली मार रहे हों, बाकायदा निशाना लेकर गोली मार रहे हैं, ऐसी जगह गोली चला रहे हैं कि जहाँ की सामने आवाम नहीं नज़र आ रही है, सामने भीड़ नहीं नज़र आ रही है। तो ये तो क्लियर है कि बाकायदा प्लानिंग से गए थे कि वहाँ पर हंगामा हो और हमें मौका मिले प्रोवोक करके उनको मारने की। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब इंसान इसको प्रोग्राम बना के गया है तो लाजमी नहीं है कि वो सरकारी हथियार ही इस्तेमाल हो। और ये तो बाकायदा लंबी चौड़ी प्लानिंग बता रही है कि आपने फौरन कह दिया ये बात कि सरकार का मतलब कि वो पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं। इसका मतलब कि जो पुलिस के रिवॉल्वर उनको इश्यू हुआ है उससे गोली नहीं चलाई गई है, बल्कि ऐसे हथियार से, फायर आर्म से गोली चलाई गई है जो कि इल्लीगल है, लेकिन गोली चली तो है इधर ही से, वो नजर आ रहा है। आज हमने संभल के सिलसिले में बात की कि चूँकि अब इंट्री केसेस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे यहाँ पर वर्जन हैं, काउंटर वर्जन हैं, पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, दूसरी तरफ वो वीडियोज़ हैं, तीसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है उसने सवाल किए हैं कि क्या इतनी जल्दी थी कि घंटों में आपने फाइल किया, आपको ऑर्डर मिल गया, आपने नोटिस सर्व नहीं किया, सर वो उसमें कमीशन भी अवेलेबल हो गया और उससे भी काम नहीं चला, तो इतने प्रोवोकेटिव अंदाज में 5 दिन के बाद जाके फसाद किया। ये भी एक सवाल है। इसकी वजह से ये हुआ है कि अगर इस मुल्क में कायम रखना है लॉ और ऑर्डर को, अमन व अमान को, तो फिर इंसाफ के रास्ते पे चलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को एक जज का कमीशन अपॉइंट होना चाहिए, चाहे वो प्रिजाइड ओवर करे या मॉनिटर करे। लेकिन अभी लोगों का एतबार कम हो गया क्योंकि वही एजेंसी जो गोली चलाती है वही सही तौर से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आना चाहिए जिससे कि आइडेंटिफाई हो पाएँ वो लोग। मेरा आपसे सवाल यह है कि अब इसकी रेमेडी क्या है? क्या मुस्लिम पक्ष को इस पूरे मामले के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में या इस तरह के दूसरे मामलों को रोकने के लिए आज खुद नोटिस लेना चाहिए? और ये जो लोग मरे हैं क्या इनको मुआवजा मिलना चाहिए? और ये पूरी जो प्रक्रिया हुई, ये जो पूरा वायलेंस हुआ, इसका जिम्मेदार किसको बनाया जाना चाहिए? इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। जो आपने अब तक बात हुई है, तो मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे दूं कि इसका जिम्मेदार क्लियरली एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह से जिसको बोलते हैं कि ढुलमुल यकीनी या लकमार में जो रिस्पांस नज़र आ रहा है उससे ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं से कॉम्प्लिकेंसी है। दूसरी बात यह कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसके मुतल्लिक एजिटेट करना, अपनी बात को डेमोक्रेटिक तौर पे प्रशासन के सामने लाना हर सिटीजन की ये बुनियादी हकूक़ है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन चूंकि मुसलमान कमज़ोर है, उसके ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा कर दिया गया है कि आम लोगों के जहन में जहर भर दिया गया है। एक मुस्लिम अपनी बात को अगर आगे पहुंचा रहा है तो उसमें भी उसे खतरा है कि कहीं ये कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज जो हैं कानून अपने हाथ में लेके मुसलमानों के साथ जैसा कि ज्यादती कर दे रही हैं, फिर ज्यादती न कर दें। दूसरी बात यह कि मुसलमानों को एक तो ये करना चाहिए कि एजिटेशन का मसले को सामने रखना चाहिए कानूनी नुक्ते नज़र से, और कानूनी तौर पे विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ मुसलमानों को एजिटेशन करना चाहिए। और दूसरे कम्युनिटी को जो कि इंसाफ पसंद है, और बहुत अच्छी बात है कि अब भी
इतना इनके जहर फैलाने के बाद भी सोसाइटी में या मेजॉरिटी कम्युनिटी में मोर देन 90% लोग जो हैं वो सेकुलर जहनियत रखते हैं, मुसलमानों के प्रति हमदर्दी भी रखते हैं, मुसलमानों को के मसले को एकोमोडेट करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि हर जगह जो है प्रोपगंडा कर रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या मुसलमानों को जुडिशियल प्रोसेस अपनाना चाहिए, तो मेरा ख्याल ये है कि जुडिशियल प्रोसेस में ही मुसलमानों को जाना चाहिए, क्योंकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी जगह पे है और वो इन्फोर्स है, उसका कोई भी इसको हालांकि चैलेंज है लेकिन फिर भी कोई स्टे नहीं है, वो ऑपरेशन में है। लिमिटेशन एक्ट पिक्चर में जाता है कि क्या 500 साल पहले बनी हुई मस्जिद को इस तरह से डिस्प्यूट किया जा सकता है। और अगर यही डिस्प्यूट का लिमिटेशन एक्ट को सामने नहीं रखा गया तो देखिए ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि अशोका के बाद जो है पूरा नॉर्थ इंडिया बुद्धिस्टमय हो गया था, तमाम लोग बुद्धिस्ट हो गए थे और जितनी भी उस जमाने में स्तूपा बना था, फिर जब हिंदुइज्म का रिवाइवल हुआ है आदि शंकराचार्य के बाद, ख़ास तौर से 8वीं 9वीं सेंचुरी में, तो उस वक्त बहुत से मठों को तोड़कर जो है उसको मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर मसला छेड़ दिया जाए तो सिर्फ यही नहीं कि मस्जिदों के नींव खोदे जा रहे हैं, बल्कि इस तरह से अगर नींव खोदने का प्रक्रिया चलता रहा तो यह अल्टीमेटली इनडायरेक्टली इंडियन सोसाइटी में जो कोहेशन है, जो भाईचारगी है, उसकी नींव को खोदा जा रहा है। यानी कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के नींव को खोदा जा रहा है। यानी कि हिंदुस्तान के का जो बुनियाद है, जो हिंदुस्तान का प्रियम्बल है, जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ही लंबी चौड़ी बहस के बाद अडॉप्ट किया है। आज़ादी के बाद 47 से लेकर 3 साल तक, 2.5-3 साल तक ये जो है आर्गूमेंट और डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो बेसिकली इस किस्म के नींव खोदना मस्जिदों की, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जड़ खोदना है। और जब एक बार सोसाइटी से के लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन पर से उम्मीद, कोर्ट पर से उम्मीद, जुडिशियल सिस्टम से उम्मीद अगर चली जाती है तो फिर उस सोसाइटी में अनार्की के अलावा कुछ नहीं रहता है। और जिस सोसाइटी में अनार्की होता है वो जंगल राज हो जाता है, और जहाँ जंगल राज होता है वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, न किसी के माल न किसी का इज्जत महफूज रहता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि सोसाइटी को फर्दर जंगल राज बनने से रोका जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए और इन लोगों को मुआवजा दिलवाना चाहिए? ये केस तो ऐसा है संभल वाला और इतना एक तरफा है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, हाई कोर्ट को पहले तो सुओ मोटो लेना चाहिए, अगर हाई कोर्ट नहीं ले रही है तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। और ये ऐसा केस है जहां पर कि जो विक्टिम हैं उनको जो है मुआवजा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।